अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान खेल रहा है, क्या मैचेस हो रहे हैं। ऐसे मैचेस होना और रमज़ान भी है तो बड़ी अच्छी आपकी शाम और रात गुजर जाती है। सुपर एक्साइटेड हो गए ना, क्योंकि हमारे कप्तान बाबर आजम, ऐसे नहीं उन्हें किंग कहते ना हम, उन्होंने माशाल्लाह क्या नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है, सेंचुरी बनाई है। वो तीसरी सेंचुरी उनकी बाय द वे T20 में, और एक स्टैट ये भी है कि वो 3 सेंचुरियां मनाने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन चुके हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ ग्रेट इज दैट। ठीक है, सो T20 फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। अब अभी हम मना ही रहे थे खुशियां कि इसहाक डार साहब नबूदार हुए टेलीविजन पर, और फिर उन्होंने हमें ईद का तोहफा ज़रा एक हफ्ता पहले ही दे दिया। और वो तो सारों को अब पता चल ही गया होगा कि पेट्रोल जो है वो 10 रुपए ऊपर चला गया है। बट उनका ये कहना है कि ये सिर्फ 15 दिनों के लिए है, तो ये 2 हफ्ते की एक कहा तो जा रहा है, आई डोंट नो कि हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू स्टे, बट हो चुका है। तो ये तोहफा, वहाँ हमें खुशी हुई, यहाँ हमें गुस्सा चढ़ा। और पता है क्या, पहले ही आपको बताइए ईद पे ज़्यादा खर्चे होते हैं, लोगों के लिए मुश्किल होता है, बच्चों की फरमाइशें भी होती हैं, ऐसे में टाइमिंग भी बड़ी मैटर करती है ना। मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है हम फंसे हुए भी हैं। IMF ने हमारी गर्दन पे पाँव भी, लिटरली हाथ नहीं पाँव रखा हुआ है, और ईद से 4 दिन पहले हुक्मरान भी नहीं चाहते होंगे कि वो आवाम के साथ ये करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी अपनी साख मुतासिर हो रही है, उनकी अपनी रेपुटेशन एट रिस्क है, और लोग अपनी पॉपुलैरिटी जो है, अपनी पॉपुलैरिटी जो पहले ही नहीं रही है, उसका मजीद बेड़ा गर्क कोई जानबूझकर तो नहीं अपने हाथों से करना चाहेगा। तो मैं अंदाज़ा या सोच रहा था कि कितनी ही कोई मजबूरियाँ हैं कि ये सब कुछ किया जा रहा है एंड ईद से 5 दिन पहले, जब पता है कि आवाम बहुत मुश्किल में है और हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी नोज डाइव नीचे जा रहा है। लेकिन व्हेन थिंग्स हैव टू बी डन, दे हैव टू बी डन। और जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि कोई एंड की पीछे, भाई वज़ीर आज़म का ये कहना है कि IMF ने 1-2 और शर्तें जो हैं वो लगा दी हैं, लेकिन वी डोंट हैव अ चॉइस। तो जब ये वर्ड्स आ जाए ना कि वी डोंट हैव टू हैव अ चॉइस एंड वी हैव टू डू इट, तो फिर देन वी हैव टू डू इट। बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कुछ मुफाहमत की कोशिश हो रही है। अब कोशिश, मुझे लगता है इट इज टू अर्ली टू से कोशिश, लेकिन कुछ हो रहा है मुल्क में, फीलर्स हैं, हाँ, कुछ सेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, इस किस्म की चीज है। सख्त तनाव की सूरत हाल को नीचे लाने की कोशिशें बस समझने स्टार्ट ही हुई हैं। अभी अमीर जमात इस्लामी बड़े मुतहर्रिक नजर आए मौजूदा सूरत हाल में। उन्होंने पहले चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात की, फिर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मिले। मुलाकातों का नतीजा ये निकला है कि इमरान खान ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में परवेज़ खटक हैं, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी हैं, एजाज चौधरी हैं, और मियाँ महमूद रशीद शामिल हैं। और तहरीक इंसाफ की ये 3 रुकनी कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से बातचीत करेगी, मुज़ाकरात करेगी। That is a step. This is definitely something that should be mentioned. साथ ही आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी पहले ही मफाहमती मिशन पर निकली हुई है, और बिलावल भुट्टो ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी हुई है। उनकी 3 रुकनी कमेटी यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और कमर जमान कायरा पर मुश्तमिल है। साबिक सदर आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अपनी टीम बना ली है, जो कि अपने दोस्तों से, पहले तो हमारी बात में वज़न तब आएगा जब अपने दोस्तों से जो हमारे साथ हुकूमत में हैं उनसे बात करें, उनसे डायलॉग करें कि भाई डायलॉग खुलना चाहिए। डायलॉग के दरवाजे कभी पॉलिटिकल फोर्सेस बंद नहीं करती। आप लॉबिंग करना चाह रहे हैं विद इन रूलिंग पार्टी अलायंस फॉर द टॉक्स, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो आपने कुछ सोचा है कि फिर आप जब PTI के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उनको ऑफर क्या करेंगे? वो तो इलेक्शन मांग रहे हैं। तो मैं इलेक्शन से इनकारी नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ डेट्स पे डिस्प्यूटेड हूँ। अच्छा, इलेक्शन से कौन सी पॉलिटिकल फोर्स डरती है? समझे, इलेक्शन करना इज नो इशू। माई कंटेंशन इज सिर्फ कि इट्स टू सून, हालात सही नहीं हैं। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ साबिक वज़ीर ख़जाना और कौमी डायलॉग के लिए सरगर्म ग्रुप री इमेजिनिंग पाकिस्तान के लीड ही कर रहे हैं, जिसको आपको बताएंगे मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कल हमारे ही प्रोग्राम में इस इंतशार का हल तजवीज़ कर दिया है। अब वो क्या था, दोबारा देखें।
4 सियासी शख्सियात मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी साहब और जनाब इमरान खान साहब, ये 4 लोग बैठ जाएं और 2 ऐसी ऑफिसेज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर ये 6 लोग जरा सा बैठ के कुछ मामला हल कर ले। इस वक्त पाकिस्तान पे महंगाई उरूज पे है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की नैच पे है, पाकिस्तान की इस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ पे हुकूमत में हर इदारे में लड़ाई हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हुकूमरान इदारे हैं ये डिसकनेक्टेड हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम की मसाइल से। एक तरफ मुल्क में मसालहत की कोशिशें तेज़ हो रही हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की अहम समाअत चल रही है। अगर सियासी दर्जा हरारत आजकल में कम नहीं हुआ तो अगला हफ्ता मज़ीद हंगामा खेज होगा, क्योंकि मुबस्सिरीन का ये मानना है कि पंजाब इलेक्शन जो है केस इस मोड़ पर अब आन पहुंचा है कि इदारों में बराह रास्त टकराव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के बड़ों को भी बुला सकता है और तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हो सकते हैं। हो तो बहुत कुछ सकता है। अब अमीर जमात इस्लामी जो इस सारी सूरत हाल में बड़े मुतहर्रिक हैं अब तक, और बड़ा अच्छा रोल करना था ये अदा कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि उनके क्या प्लान हैं और अब तक क्या पैगाम रसानी उन्होंने की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सिराजुल हक साहब, आपने वक्त दिया है। जमात इस्लामी बड़ी मुतहर्रिक नजर आई है। अभी हमने सारी तफसील बताई है। कौमी इशूज़ के हल के लिए कौमी क़यादत को करीब लाने की कोशिशें बड़ी खुशाइंद हैं। आपने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले हैं। क्या पैगाम पहुँचाया आपने इन दोनों को एक दूसरे के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही क्वेश्चन है और वो ये कि मुल्क के खातिर, कौम के खातिर एक ही रास्ता है और वो ये कि एक आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन हो। इस वक्त खुद इलेक्शन मुतनाज़ा बन गया है। अगर पंजाब में इलेक्शन हो, सूबा में इलेक्शन हो, फिर ज़िम्नी इलेक्शन हो, फिर जनरल इलेक्शन हो, तो इसके नताइज और भी ख़राब निकलेंगे, फसाद होगा, कोई इसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हम तमाम सियासी जमातों को एक शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर एक इत्तेफाक राय बनाने की ज़रूरत है। अब जब भी तनाज़ा हों, लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले खुद मुतनाज़ा हो गए और वो भी बाहर से पहले खुद जजेस ने मुतनाज़ा बनाए हैं और अब उस पर भी कोई इस तरह यकसुई नहीं है। तो हमने वज़ीर आज़म से भी ये बात की, PTI के चेयरमैन साहब से भी ये बात की कि जुज़वी इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक इलेक्शन हो, एक ही दिन पर हो और इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स का एक शफाफ इलेक्शन पर इत्तेफाक राय हो जाए। इसलिए अगर इलेक्शन ही मसला हल नहीं कर सका तो उसके बाद तो खाना जंगी और फसाद के नतीजे में कोई मसला तो हल नहीं हो सकता है। यकीनन चाहते तो सारे ये हैं कि एक ही वक्त पे इलेक्शंस हो। अच्छा बताएं कि अब तक जो आपकी मुलाकातें रही हैं उसमें रिस्पांस क्या मिला है? आपको दोनों जानिब ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है कि मुस्तकबिल करीब में ये मिल बैठने को भी तैयार हूँ? सही बात यह है कि बहुत जहरीली पोलराइजेशन है, बहुत फासले बढ़ गए हैं, बहुत तलखियाँ मौजूद है और ये 1-2 दिन के नहीं है, एक तवील अरसा इस पर गुजरा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुल्क का असल वारिस जो है अवाम है और गरीब अवाम इस वक्त रो रहे हैं, महंगाई में जल रहे हैं, बेरोजगारी और बदअमनी एक तरफ है, बेयकीन दूसरी तरफ है। तो इन हालात में एक मुस्बत पेशरफ वो यही हो सकता है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन ऐसा हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो जाए। बाकी जमात इस्लामी का अपना एजेंडा है, एक नजरियाती और दीनी जमात है, मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा है, PTI का अपना एजेंडा है, लेकिन इलेक्शन का होना इस पर तो हम सब का इत्तेफाक होना चाहिए। अब PTI सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले के साथ खड़ी है, PDM पार्लियामेंट के उस फैसले के साथ खड़ी है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हो जाए तो मसला हल नहीं होगा, फिर KPK में इलेक्शन हो जाए मसाइल और बढ़ेंगे, फिर ज़िम्नी इलेक्शन हो जाएंगे फिर और मसाइल हल होंगे। इसलिए क्यों ना एक यूनिफॉर्म तरीके से एक इलेक्शन डेट पर इत्तेफाक कर ले।
हम सिर्फ इतना चाहते हैं, कम अज कम एजेंडा है वो इलेक्शन और इलेक्शन के लिए मुस्बत डायलॉग। अच्छा, अब सही बताइएगा, आपने कहा कि ठीक है आपको ये नहीं नज़र आता कि अभी यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे तो मसाइल आपकी भी यही राय है हल नहीं होंगे, बढ़ेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से एक तजवीज़ ये भी आई थी कि जो इलेक्शन एक ही दिन कराने के हैं, आप बारहा इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं, वो जुलाई में करा लिए जाएँ। आपको लगता है कि ये महीना एक्सेप्टेबल होगा दोनों अतराफ़ को? देखिए, हम इसलिए चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तो एक ही मुल्क है और एक वफाकी निज़ाम है, तो हम चाहते हैं कि मरकज़ और चारों सूबों में इलेक्शन हो, और ज़ाहिर है उसके लिए मरकज़ में भी और चारों सूबों में निगरान हुकूमतें बनाना पड़ेंगे। बाकी तारीख में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिल वक्त बड़ा इशू ये है कि हम इन तमाम सियासी जमातों को इस पे राज़ी कर ले कि वफाकी और सूबाई असम्बलियाँ एक ही दिन हो और एक निज़ाम के तहत हो। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो यहाँ हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुल्क की सियासी क़यादत मिलकर मुल्क के मसाइल का हल निकाले तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। लेकिन इन पूरे हालात में फ़रीक तो इदारे भी हैं। ख़ास तौर पर अगर इस वक्त की ही बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक सी नज़र आ रही है, जहाँ जजेस में तकसीम है और अब बिल्कुल वाज़े भी है। तो इसका हल क्या आपके पास है? इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूँगा कि वो सियासतदानों को चांस दे कि वो खुद अपने मसाइल हल कर ले, और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये समझता है कि 23 करोड़ अवाम का फैसला वो खुद ही कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक पेज पर नहीं है। हाँ, अगर इब्तिदाई में चीफ जस्टिस फुल कोर्ट का इजलास करके और एक इज्तिमाई दानिश के साथ फैसले करते तो शायद प्रॉब्लम इतने ना होते, लेकिन जब वो 9 जजेस पर मुश्तमिल, फिर 5 जजेस पर मुश्तमिल, फिर आखिर में चलते चलते 3 जजेस पर मुश्तमिल फैसला आया, और ख़ुद फिर जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने उनको मुस्तरद किया, उसके साथ इत्तेफाक नहीं किया, तो उसकी वजह से वो फैसला ही मुतनाज़ा बन गया। अब हमारा ये ख्याल है कि इलेक्शन के हवाले से मसाइल ना सुप्रीम कोर्ट हल कर सकती है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट। इन दोनों इदारों को गैर जानिबदार रहना चाहिए, और ये सारा मसला असम्बली में मौजूद जो सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है वो खुद आपस में मिलकर तय कर ले। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए अपने अपने मौक़िफ़ से ज़रा 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। पीछे तो हटना पड़ेगा और तभी कुछ कोशिशें आपकी भी रंग लाएंगी। सिराजुल हक साहब, अगर कुछ कोशिशें आपकी रंग ले आईं, कुछ हालात बेहतर हुए, इलेक्शन का वक्त आ गया, तो हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जमात इस्लामी किसी के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन में मैदान में उतरेगी या आपकी अपनी अलहदा पोजीशन होगी, जो आपकी अलग जद्दोजहद है? कुछ सोचा है इस बारे में आप लोगों ने? देखिए, इस वक्त जो मसाइल हैं, अगर मुल्क में महंगाई है, अगर बेरोजगारी है, अगर बदअमनी है, अगर गैर यकीनी सूरत हाल है, तो वो तो किसी जिन्नात की वजह से नहीं, इन हुक्मरानों की वजह से है जो इस वक्त मौजूद है। और ज़ाहिर है गुज़श्ता अरसे में तो PTI ने हुकूमत की है, PDM ने हुकूमत की है, तो अगर तमाम इदारे और मुल्क एक बंद गली में है तो इन्हीं की वजह से है। जमात इस्लामी ने यही तय किया है कि हम अपने अलहदा और एक नज़रियाती बेस पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और एक जदीद इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन लोगों से मिलकर हम अपने इनकलाबी एजेंडे पे अमल नहीं कर सकते। हम अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन चूंकि जमात इस्लामी का अपना अलहदा कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों का मसला है और पूरी कौम का मसला है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसी एक निज़ाम पर कंसेंसस डेवलप हो। बाकी जो गिले हैं या जो हमारे इनके साथ इख्तिलाफात है, इनके तर्ज हुक्मरानी से, इनके फैसलों से, इनके डिसीजन से और फिर उनके असरात से, नताइज से जो इस वक्त मुरतब हो रहे हैं, उससे हमारे इख्तिलाफ हैं। लेकिन हम भी जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, ये लोग भी जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद कम अज़ कम जो भी हुकूमत बन जाए, जो रिजल्ट आ जाए,
वो सब तस्लीम तो करें। होपफुली बहुत शुक्रिया आपका सिराजुल हक साहब, एंड अल्लाह ताला आपको आपकी कोशिशों में कामयाब करे और सभी पाकिस्तान का सोचें, आवाम का सोचें। देखिए इलेक्शन तो होने हैं, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं है, लेकिन वक्त का तयन सर्टनली करना पड़ेगा। और ये अगर किसी के जहन में है ना कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अभी इलेक्शन हो जाएं, जो भी डेट वेट बात की जा रही है, और उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे और वफाक के जब जनरल इलेक्शन की बारी आएगी और पंजाब में जब इंतखाबी मैदान दोबारा सजेगा तो कोई मसाइल हल हो जाएंगे या कोई दमादम मस्त कलंदर नहीं होगा या पड़ा पुर अमन माहौल होगा, तो ये खाम ख्याली है। ये केओस बढ़ेगा, ये केओस बढ़ेगा अगर दो सूबों में इस तरह से पहले हुकूमतें बन गईं और उन हुकूमतों के तहत फिर जनरल असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाब हुए। सो आई वंडर, ये तो किसी को भी अगर आंखें बंद करके कोई सिनेरियो सुने भी ना और हमारा माहौल किसी को पता हो कि क्या है, तो उसको भी अंदाजा है कि केओस इस तरह से हल नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन सिराजुल हक साहब की कोशिशें हैं तो उसको भी सराहना चाहिए। एटलीस्ट वो मिल रहे हैं, एटलीस्ट वो सेंस कर रहे हैं और हमें खबरें मिल रही हैं। एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए जैसे पहले होते हैं। ये तो किसी को भी समझ आ जानी चाहिए बात। अच्छा, भले किसी को भी समझ आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। ओके, आगे चलते हैं। बात यह है कि हुआ ये है कि इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे, वफाक पे प्रेशर पड़ेगा, वो गवर्नमेंट छोड़ के फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। अब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, वो प्रेशर पड़ा नहीं। वो बड़ा ही वेल थॉट थ्रू प्लान नहीं था, लाइक अ लॉट ऑफ अदर ऑफ हिज प्लान्स, क्योंकि ऐसे हुआ नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मेरा क्रिकेट रह गई ना। Welcome back. We have a health bulletin update about नूरजहां the elephant. Yes, और कराची चिड़ियाघर में आपको पता ही है 17 साल नूरजहां ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हर गुज़रता दिन इसके लिए इम्तिहान से कम नहीं है। ड्रिप्स मुसलसल लग रही हैं, कुछ ICU वाली कंडीशन है, लेकिन अस्पताल में दवाओं का कोई स्टोर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है। इमेजिन यहाँ इतना जानवर है, चिड़ियाघर है, यहाँ पर दवाओं का कोई स्टोर नहीं है। जू के अस्पताल में नहीं, अदरवाइज तो आपको पता है कि ट्रीटमेंट हो भी सकती है, लेकिन द जू इज नॉट इक्विप्ड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अगर कुछ ना भी बोलें, ये विजुअल्स आपके सामने हैं, आपको जू देख का के एक्चुअली कोई पता चल अस्पताल ही जाएगा। नहीं है शायद, मतलब कुछ नहीं है। हाँ, बस बड़ा बेसिक सी डिस्पेंसरी टाइप ही सिचुएशन है। सो एनीवे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आपको पता है कि पल पल की खबर भी रखते हैं और बता भी रहे होते हैं हमें। अब्दुल वली, ही इज रिपोर्टिंग फॉर दिस, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची चिड़ियाघर से, जहां 17 साल बीमार हथनी नूरजहां जो है वो आज छोटे रोज़ भी चलने से काजिर है। अलबत्ता जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रात चलाने की कोशिश ज़रूर की गई क्रेन के ज़रिए से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या अपडेट है मज़ीद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप आज यहाँ आए हैं और कल भी आपने यहाँ का दौरा किया, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है हथनी की? देखिए, पहले से बेहतर है, मूवमेंट इसकी है, इसके पाँव चल रहे हैं, कान जो हिलाती है वो सूंड भी ला रही है, जो इसका खाना है वो उसने खाया, डेफिकेशन की, यूरिन पास किया, तमाम चीज़, इसकी फ़िज़िकल थेरेपी हुई, मेडिकेशन दी गई, तमाम चीज़ें। लेकिन इसको कमज़ोरी है, इसकी वजह से ये एक ही करवट पे लेटी हुई। कल हमने इसको कोशिश की थी क्रेन से उठाने के लिए, वो 2-4 कदम इससे चले भी थे, लेकिन उस तरीके से नहीं। इसकी जो इंटरनेशनल एलिफेंट डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर वीकनेस है, इसकी IV लाइन मेंटेन की जाए, तो इसकी IV लाइन मेंटेन की गई। इसमें नॉर्मस लाइन, डेक्सट्रोज, रिंगर लैक्टेट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें वो दी गई। इसके कुछ और कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है जो कि एनर्जी को मज़ीद ऑगमेंट करता है, वो दिया गया। तमाम चीज़ें जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। जू का पूरा अमला 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहा है। जो 4 पॉज के डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ हैं। तो तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए एक पूरा बोर्ड इसका एक चीज़ का फैसला लेता है। तो जी दुआ की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ मौजूद थे हमारे साथ ही अब्दुल वली, और वो कह रहे हैं कि लेकिन 6 दिन हो गए हैं कि हथनी अब नहीं, मतलब वो खड़ी नहीं हो पा रही, तो इलाज तो चल रहा है और देर आर डेज जब बताया जाता है कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, बट नॉट टू मच बिकॉज शी स्टिल कांट मूव। बट वी विश एंड प्रे कि वो जल्द रूब सेहत हो। आई होप कोई इंटरनेशनल टीम्स अगर पहुंच रही थी, बताया जा रहा था कि वो पहुंच जाएं और जल्द वो भी इसको ओवरलुक करें। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है रमज़ान में हम आपको बताते हैं ऐसे इदारों के बारे में जहां आप अपनी ज़कात, अतियात, खैरात कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं, और वो इदारे मुख्तलिफ मद में इन
फ़ंड्स को खर्च करते हैं। और ऐसा ही एक इदारा जिस पे आवाम का एतमाद भी है, जो पूरी दुनिया में जाना माना है, और जो बच्चे जिनके शायद अयाम बहुत ज़्यादा नहीं होते ज़िंदगी के, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करके उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है। कमाल की बात यह है कि इसमें दर्जनों पाकिस्तानी बच्चों की बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने वाली जो ख्वाहिशात होती हैं, वरना छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता है कि वो वैसे तो फुलफिल हो ही जाती हैं, लेकिन ये ज़रा इस किस्म की उनकी ड्रीम्स होती हैं जो कि लगता है कि अब ये कौन पूरी करेगा। बट मेक अ विश फाउंडेशन डज इट। मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बेग साहब, आपको मेक अ विश के लिए सितारा इम्तियाज़ से भी अभी नवाजा गया, तो उसके लिए भी कंग्रेचुलेशन। सर्टनली आपकी खिदमत हैं, तभी आपको रिकग्निशन भी मिल रही है। अब बताइएगा कि गुज़श्ता साल हम सिर्फ चैरिटी की बात करेंगे, कैसा रहा मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान के लिए? देखिए माशाल्लाह, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश आप कह लीजिए, इनर मोस्ट विश कह लें, लास्ट विश कह लें, वो ये पूरी करता है। हुमा इतना बड़ा इदारा है कि अगर आज मेरा बच्चा कोई कहता है कि उसको अमेरिका के सदर से मिलना है, तो विद इन अ मंथ ये पॉसिबल होगा। बट हमारे बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो अमेरिकी सदर से मिलने की नहीं है, बट बड़ी यूनिक ख्वाहिशात हमारी आ रही हैं। जैसे अभी आपने इसमें देखा कि एक बच्चा जो था वो ग्रांड प्री के अंदर जाके जो चैम्पियन है उससे जनाब मिला, उसकी गाड़ी में बैठा, और उसने तो बड़ी यूनिक विशेज़ आ रही हैं। और जब से हमने तकरीबन इंसेप्शन से लेके अब तक 16,000 विशेज़ बच्चों की हम पूरी कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी ये है कि बच्चे रुखसत होते वक्त वो सैड नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी जो उनकी मोस्ट चेरिश विश के पूरे होने की थी। बच्चे छोटे हैं, मतलब उनको सीमिंगली एडल्ट्स को तो वो लगता होगा ये भी क्या ख्वाहिश है, लेकिन बच्चे के लिए तो वो सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बच्चा ही है, बिल्कुल। उसकी ख्वाहिशें भी वैसी। अब्दुल्ला, नॉट ओनली कि बच्चा बच्चा है कि ही हैज़ अ लिमिटेड टाइम। देखिए एक बच्चा जो है, जो हेल्दी है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की, मगर वो बच्चे जो क्रिटिकली इल हैं या टर्मिनल इल हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, और डॉक्टर्स भी हमको ये बतला देते हैं तो इस बच्चे को प्रायोरिटी में आप लेके आएँ, क्योंकि इसकी बीमारी का एडवांस स्टेज है, और हम उसके बच्चे को प्रायोरिटी हम देते हैं। अच्छा बेग साहब, आप जब भी वैसे आई एम श्योर कि ये आप ख्वाहिशात भी पूरे कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नोइंग के सर्कमस्टांसेस हैं। अच्छा, इस फोरम पे उन बच्चों से भी मुलाकात होती है, क्योंकि बेग साहब हमारे शो पे आते रहते हैं, और वो बच्चे जब आते हैं तो वाकई उनकी जो खुशी होती है, उनकी जो एक्साइटमेंट होती है, इट इज़ क्वाइट इंडेयरिंग। ये बताएं कि हमने पहले आपसे नहीं पूछा, क्योंकि हम तो बस इसी में खुश होते हैं कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो रही है। होती किस तरह है पूरी, क्योंकि ये एक नेटवर्क है जिसमें आप लोग क्या शेयर करते हैं? आप बता रहे हैं 60 मुल्कों में है, अक्रॉस द ग्लोब कम्युनिकेशन होती है। हाँ जी, एक तो इस लाइक फैमिली विद 60 कंट्रीज। अगर हमें किसी भी, जैसे मेरे कुछ बच्चों की कुछ अरसे पहले सलमान खान से मिलने की ख्वाहिश थी, तो हमने मेक ए विश इंडिया को कांटेक्ट किया। विद इन नो टाइम सलमान खान ने हमें बच्चों के साथ वहाँ पे इनवाइट किया। इसी तरह जॉन सेना से कुछ अरसे पहले एक बच्चा मिल के आया है, वो भी पॉसिबल हो गया। और फिर जब क्रेज हुआ था तो वो भी एक मुलाकात। इसमें हमारे वॉलंटियर्स को मैं यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनको हम ट्रेन करते हैं, और हमारी एक खातून हैं जो कि विश कोऑर्डिनेटर हैं, जो सिर्फ उन हॉस्पिटल्स को विज़िट करती हैं जहाँ पे कैंसर के मर्ज़ के बच्चे होते हैं, या SIUT है, या इस तरह के बच्चे जो इलाज तो हो रहा है उनको, बट एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। और वहाँ पे फिर इससे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है हुमायूं के अंदर, टू डिग आउट ए विश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड डिफ़िकल्ट थिंग। अभी आप दोनों बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी एक विश बतलाएं, तो थोड़ी देर के लिए आप भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे इसमें ये होता है कि आम तौर पे बराबर में बैठी हुई वालिदैन उसको इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि गरीब होते हैं। अगर बच्चा ये कहता है कि जी मुझे किसी से मिलना है या कहीं जाना है, तो माँ उसको इन्फ्लुएंस करेगी कि नहीं जी आप कोई चीज़ इनसे मांग लो, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो फिर उसको डिग आउट की जाती है विश, फिर उसको प्लान की जाती है, और इस तरह हम इसको करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मैसर आए। यानी कि उस विश प्रोसेस का जो स्टेप है ना, डिग आउट द विश वाला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितने पहलू हैं कि सर्टनली गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि जो ख्वाहिश एक्चुअली पूरी हो वो दरअसल बच्चे की ही हो, और उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की ना हो। कुछ ऐसा भी बहुत सारी हैं ना। बिल्कुल अब्दुल्ला, कुछ ऐसा भी होता है कि इतनी गुर्बत है हुमा, जैसे आप छोटी ख्वाहिश कह रही हैं, आप यकीन करें कि कभी कभार
बच्ची की ख्वाहिश आती है, कुछ अर्से पहले हमने पूरी की कि मुझे डॉल एंड डॉल हाउस चाहिए, और जब ये विश पूरी की तो उसके वालिद रोने लगे कि रोज़ाना ये मुझसे कहती थी एंड आई कुड नॉट अफोर्ड इट। तो डिस्पैरिटी हमारी सोसाइटी में इतनी है कि घर भरे हुए हैं, ये छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, ईद के ऊपर हम ये सोचते हैं कि अब ईद आ रही है, हम खुशियाँ मनाएंगे, हमारे पास 10 बच्चों की विश आई है कि हमने कभी ईद ही नहीं मनाई है, तो हमें नए कपड़े, जूते, हिना, चूड़ियाँ, ये तमाम। तो ईद की रात को हमारे वॉलंटियर्स उनको लेके जा रहे हैं, फिर उसके साथ हम ईद मनाएंगे जनाब, उनको ईद ही देंगे ताकि उनको अपनी खुशियों के अंदर हम शामिल करें। इसी आपने थोड़ा सा शॉक कर दिया हमें कह के कि कुछ बच्चे जिन्होंने ईद ही ना मनाई हो, क्योंकि ये तो फॉर ग्रांटेड चीजें लेते हैं ना बाकी। नहीं, गुर्बत इतनी है, और इस बार हम हैरान हो गए हैं इस बार के कोई 10 बच्चों की, आमतौर पे 1-2 बच्चों की आती थी, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइम, जो महंगाई है इट्स अनबिलीवेबल, ईद नहीं मना सकते। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर जाक बेग साहब। एंड अब्दुल्ला, हमारा एक वेबसाइट है www.makeawish.org.pk, प्लीज इसको लोगों से www.makeawish.org.pk और आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं विशेस को। तो पूरी एक लिस्ट है उधर, हाउ यू कैन गो अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स अब इतना ज़बरदस्त काम हो रहा हो, उसमें आप अपनी ज़कात, अपने सदकात, डोनेशंस, व्हाटएवर यू कैन एंड यू वांट टू गिव, यू कैन गिव इन दैट, और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे makeawish.org.pk वेबसाइट। जरा एक फोटोग्राफ कोई हो ले सकता है जी? जी, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास ये है कि APC होने वाली है। आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया गया है। किसकी सरबराही में होगी, इसमें क्या आने के लिए मान जाएंगे? आज़म मलिक हमारे साथी हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं। जी आज़म, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए हुमा, आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का एक फैसला किया गया है, जिसकी सरबराही जमात इस्लामी करेगी। आपको याद होगा गुज़श्ता रोज जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सिराजुल हक, उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से और इमरान खान से। अज़राए के मुताबिक APC का यकनिकाती एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख तय करना होगा। हुकूमत को अक्टूबर से कबल PTI को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए ने यह भी बताया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से साद रफीक अयाज सादिक को जमात इस्लामी के साथ मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जबकि जमात इस्लामी के PTI और मुस्लिम लीग नून के नामजद वफूद से मज़ीद मुज़ाकरात भी होने का इम्कान है। जमात इस्लामी इस हवाले से सिराजुल हक और शहबाज शरीफ जो है वो आपस में मुलाकातें हो चुकी हैं। तो जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के बारे में एक तरीके पर इत्तेफाक करें। ओके, ये बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें अपडेट कर दिया। थैंक यू आज़म। अभी हमारे पास एक और खबर है हमारे पास, जिसमें आपको बता दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कल अदम करार दिया जाए। ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम केस से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सजाए मौत कल अदम करार देते हुए बरी करने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र ने सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू कर लिया है, तो लिहाजा अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील जा सकती है और उसके बाद फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो चली गई है, एक्चुअली उसने इस्तदा कर ली है। जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद एक मरहला होता है, अगर वहाँ से भी ओवरटर्न हो जाए तो फिर सजा पर अमल दरामद होता है। जी फिर एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास भी एक दफ़ा रहम की अपील की जा सकती है। तो ये तरीक़ेकार है जो हम बता रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर कट केस है कि मेरा ख्याल है कि ये मरियम नवाज हमारी साथी। मरियम बताइएगा क्या इसमें प्ली ली गई है, इस्तदा की गई? नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर को जो है वो डबल सजाए मौत की सजा सुनाई थी हाई कोर्ट ने, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू कर लिया है और अपनी दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और गलतियों से भरपूर FIR पर सजा देना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि जिन शवाहिद को पजीराई दी गई है वो कानूनी शहादत के मुताबिक काबिल कबूल ही नहीं है। और ज़ाहिर जाफर ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, सजाए मौत कलअदम करार देते हुए बरी करने का हुक्म भी दिया जाए। ज़ाहिर जाफर को ट्रायल कोर्ट ने एक जुर्म में उम्र कैद और दीगर में सजाए मौत सुनाई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा भी जो है वो उसको सजाए मौत में तब्दील कर दिया था। ज़ाहिर जाफर को मजबूरी तौर पर 11 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। और ज़ाहिर जाफर जो है वो पिछले साल से ये केस चलता आ रहा था और उन्हें नूर मुकद्दम को जो है अपने घर में कत्ल किया था और उसके बाद
ट्रायल कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सजा जो है वो बरकरार रखी गई है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है अपनी सजा के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज फॉर अपडेटिंग अस। अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये विजुअल्स देखते हैं कि इस इंसान ने किया क्या था और अब ये कहा और अब ये कहा जा रहा है कि ये जी शवाहिद सही नहीं है और मतलब हर किस्म की एक बहाना डाला जा रहा है। देखिए कानूनी रास्ता है वो तो जाहिर है और रिहा किया जाए वो तो होता है, वो लीगल एक्शन तो जाहिर है उनको हुकूक ये उनका हक है कि वो सब कुछ ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन ऑब्वियसली एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस। ये इस केस को तो कौन नहीं फॉलो कर रहा, तो ऑल जितना मटेरियल और एविडेंस चाहिए था इट वाज देयर। ये कुछ भी करें सीसीटीवी वीडियोस शवाहिद एवरीथिंग वाज देयर। वो अभी भी सीसीटीवी वीडियो अगर कभी देख लेना बंदा कहीं नज़र से गुजर जाए तो आपको रात को नींद नहीं आ सकती। मतलब जिस बेईमाना तरीके से इस शख्स ने कत्ल किया था उस बच्ची का। एनी हाउ अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। विल सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और ये पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी है ना तो मैं तमाम बातें और वादे और लंबी लंबी छोड़ना कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो याद कर रहा था जब ये तमाम लोग तो चीजें हो रही हैं। जब ये तमाम लोग ऑपोजिशन में थे तो क्या क्या बातें और दावे किया करते थे कि आलमी मंडी में कीमतें देखें और हमारी यहाँ देखें। तो सर आलमी मंडी में कीमतें आप देख लें और अपनी आप देख लें। आलमी मंडी में नीचे जाता पेट्रोल, पाकिस्तान में मजीद सुभान अल्लाह महंगा हो गया है। हुकूमत ने ईद उल फितर से पहले बहुत ही बैड टाइमिंग्स हैं। कीमत में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया है। नई कीमत 282 रुपीज़ फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। ISP डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत किसी रद्दोबदल के बगैर बरकरार रहेगी। अच्छा, कैन यू इमेजिन कि लोगों के पास अब ऑब्वियसली हर किसी की असलियत और हालात उनको पता है ना कि क्या होती है, तो वी हैव हर्ड और फुटेजेस भी जो हम देखते हैं लिटरली पूरा लीटर भी नहीं डलवा सकते लोग। इतना मुश्किल हो गया है, इतना महंगा हो गया है, इतनी बजटिंग करनी पड़ती है कि इट्स सीरियसली वेरी एक्सपेंसिव फॉर पीपल। तो इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट हमें बता रही है कि महंगाई की शरह 44.61% पर रिकॉर्ड की गई है। सब जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई की एक और नई लहर आती है। ईद उल फितर से पहले वैसे ही ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं, अब तो पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, अवामी तासुरात प्लीज वी नीड किस हाल में हियर इट फ्रॉम द अवाम के वो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सुने, अब रात को बढ़ा है हमें पता ही नहीं। मैंने रेट देखा 282 रुपये हो गया 80 पैसे। कल डलवाया था 272 रुपये का। पेट्रोल अब जो है ना बढ़ाना है तो 10 रुपये बढ़ा देती है, कभी 20 रुपये कभी 30 रुपये। अगर कम करने की बारी आती है तो 5 रुपये 6 रुपये ये कमी होती है। पेट्रोल को सस्ता होना चाहिए, ये देखिए हर बंदे की ज़रूरत है। ये ज्यादती कर रहे हैं इस टाइम जो हालात ने रोटी नहीं पूरी आनी तो असीं पेट्रोल किस तरह बाइक चलावांगे। इस मुल्क का बस दुआ करो कि अल्लाह कोई रहम कर दे तो कर दे। हुक्मराना तो सानू कोई उम्मीद नहीं। मेहनत करने वाला बंदा मर गया, वो गरीब अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खुआ सकता। दिन दिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम लोगों ने गाड़ियाँ अपने घरों में खड़ी कर दी हैं और आजकल तो मोटर से चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि जी चाहता है मोटरसाइकिल बेच कर साइकिल लेना चाहता हूँ। पेट्रोल की कीमत ही बड़ी बढ़ा छड़ी है रात की, असं लोग की करिए, गरीब लोग कितने जान। गौरमेंट अगे साडी यही अपील है, मेहरबानी करो तेनू थोड़ा कंट्रोल करो। साडा भी चूल्हा बंद हो जाएगा फिर गल तो यही होनी है। हाँ अगे कुछ नहीं बचता, 1500 का 1800 का फिर 300 फेरे का बचता सानू तो की बनेगा साडा। रातों रात 10 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम को ईद पर महंगाई का तोहफा जो दिया है वो नहायत ही एक अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ने कहते 10 रुपये रात पेट्रोल बढ़ाया वा, ये पेट्रोल का बंब डिग्या आवाम से, लिहाजा महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी। पेट्रोल महंगा हो गया, ईद की वजह से कम करना चाहिए और बढ़ा दिया। यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ रिलीफ दिया जाए मुसाफिरों को, रिक्शे वालों को, मोटरसाइकिल वालों को। जब लोग ये बात करते हैं ना, ये खाने पीने की भी बातें होती हैं कि हमें तो ये खुराक ही देना, बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना ही देना मुश्किल है, तो फिर भी आपका दिल हिल जाता है कि ये बात कब ख़त्म होगी। सो लेट्स से कि मोटरसाइकिल वालों का जो रिलीफ का प्रोग्राम है वो कब तक नाफिजुल अमल होता है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट एज़ वेल। वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक़ मुशीर माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने पेट्रोल का रेट मज़ीद बढ़ा दिया है, आलमी मंडी में तो कीमतें कम हो रही हैं, उसके बावजूद यहाँ बढ़ाया जा रहा है, तो महंगाई की शरह वैसे ही आपको पता है 40-45 के आगे पीछे घूम रही है। क्या बनेगा हम सबका, मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है इसमें?
ये एक अहम सवाल इसलिए है कि लोगों को अगर कोई चीज़ इस वक्त तकलीफ दे रही है या उनके लिए ऐसी है जो इसको हैंडल करना ज़रूरी है, वो है कि कीमतों का बढ़ना। और कीमतों का बढ़ना को आप इस तरह देखिए कि 35% तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो पिछले महीने आई ईयर ऑन ईयर, बट इससे ज़्यादा जो लोगों को इम्पैक्ट कर रही है चीज़ वो है 47% फूड इन्फ्लेशन। अब पाकिस्तान में ये जो हाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है ये क्यों है? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली चूँकि बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, दालें, आप मशीनरी, अदर फूड आइटम्स, व्हीकल्स, मोबाइल्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, 25% ऑफ जीडीपी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इस वजह से जब रुपए की कदर वीक हुई तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ देखी कि इसका एक पास थ्रू इफेक्ट आया। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी आप देख रहे हैं, अगर इवन इंटरनेशनली कीमत जो है वो स्टेबलाइज भी होती है तो जो रुपए का इम्पैक्ट है वो लोगों पे आता है। अभी अगर पेट्रोल की वो ले, मैं ओगरा की समरी भी देख रहा था, आई थिंक उन्होंने तो शायद 300 के करीब इसको रिकमेंड किया था, बट हुकूमत ने कुछ उसको संभाल के थोड़ा सा उसको कम पास ऑन किया। तो इसका मतलब क्या हम समझे कि आगे जाके मज़ीद ज़्यादा होगी? कुछ ये आप ज़रूर समझा दें। एंड ऑल्सो हुकूमत जब ये तोजी देती है ना कि जी IMF की शर्तें हैं, माननी पड़ेंगी, क्या करें, तो पेट्रोल से मुतालिक IMF की शर्तें मानने के बाद क्या रिलीफ का कोई मार्जिन नहीं निकलता, ख़ास तौर पर जब इंटरनेशनल कीमतों में कमी हो? अगर आप ये देखें, एक मुश्किल थी हुकूमत के लिए, एक इनकमिंग गवर्नमेंट के लिए तो स्पेशली मुश्किल थी, और आखिरी कुछ माह थे हुकूमत के, और प्राइस एडजस्टमेंट्स भी बहुत बड़ी थी। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आई थिंक ये एडजस्टमेंट्स का जो बोझ है वो गुजर चुका है। एनर्जी का स्पेशली जो प्राइस एडजस्टमेंट्स हुई, रुपए की कदर को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर डिटर्मिन करने देना, सब्सिडीज़ को बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप से उठा के सिर्फ टारगेट करना टू दी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आई थिंक ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं। और आखिरी चीज वही जो 170 अरब के टैक्सेस लगे। सो आने वाले दिनों में आई थिंक इससे ज्यादा शायद कोई मुश्किल चीजें आने वाली नहीं है इन द शॉर्ट रन। और मैं शॉर्ट रन की जब बात कर रहा हूं तो मैं अगले 3 माह की बात कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक सिल्वर लाइनिंग ये भी कह सकते हैं कि कुछ गारंटियां मिलने के बाद हुकूमत और IMF दोनों पर एतमाद है कि कुछ हो जाएगा मुआहिदा। आपको कब तक ये स्टाफ लेवल या किसी एग्रीमेंट पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग? आप लोगों ने ये अच्छा वर्ड यूज किया है सिल्वर लाइनिंग का, एंड द रीजन आई से दैट इज कि पाकिस्तान जब कोविड से निकला तो सिल्वर लाइनिंग यही थी कि IMF के प्रोग्राम में था। आप ये देखिए कि दूसरे 2 ममालिक आपके जो रीजन के हैं, बांग्लादेश नहीं था IMF के प्रोग्राम में, वो 35 अरब डॉलर के ज़खायर होते हुए भी IMF के प्रोग्राम में चला गया कि कोई चैलेंज ना खड़ा हो। श्रीलंका ने ये पाथ नहीं अपनाया और वो IMF के प्रोग्राम में तब गया जब डिफॉल्ट हो गया और डेट रीस्ट्रक्चरिंग सारी IMF के प्रोग्राम के थ्रू हुई और फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। सो पाकिस्तान की डेफिनेटली ये सिल्वर लाइनिंग थी। अब सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये रिव्यू थोड़ा सा डिले हुआ है, थोड़ा सा मतलब है 5 माह, आई थिंक कि नहीं होना चाहिए था। दैट हैज़ हर्ट द कंट्री। मैक्रो नंबर्स और स्पेशली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 4 अरब डॉलर के करीब आ गए। एक सतह पे तो 2.9 बिलियन चले गए थे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे सवाल तो ये भी बनता है कि जब IMF की डील हो जाएगी जिसके इंतजार में है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? महंगाई का एक नया तूफान भी आ सकता है। कुछ क्यों अगर कॉन्फिडेंस बहाल हो तो हो सकता है रुपए की कदर में कुछ बेहतरी आए। वी नेवर नो, लेट्स सी क्या होता है। एक शेयर करनी है, एक रिपोर्ट आपसे शेयर करनी है। रमज़ान मुबारक, आपको बताइए ना, वैसे ही लोग मिलते हैं, दस्तरखान सजते हैं, लेकिन हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ये अपने ख़ानदान वालों की मोहब्बत से आपको पता ही है, और सोहबत से भी महरूम है, मोहब्बत से भी महरूम है। और ऐसे में अपना दुख दर्द बांटने के लिए अपने दोस्तों की इफ्तार पार्टियों में शिरकत करते हैं, जहाँ इफ्तारी भी करते हैं और साथ ही ख्वाजा सराओं से गपशप लगाकर दिल का बोझ भी हल्का करते हैं। और हमारे पास से अबू बकर सिद्दीक जो हैं रिपोर्ट करेंगे हम। कर रहे हैं, लेट्स वॉच। बज़ाहिर ये हंसते मुस्कुराते चेहरों वाले माशरे का वो मजलूम तबका है जो रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत और रहमतों वाले महीने में भी अपनों से दूर है, और चाहते हुए भी ये अपनों के साथ अफ्तार नहीं कर सकते। जब से मैंने रोज़े स्टार्ट की, मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने अफ्तारी वगैरह नहीं की, अपने दोस्तों के साथ करती हूँ। मिस तो बहुत करते हैं लेकिन हम क्या करें, मजबूर है। बड़े दिन होते हैं एक किस्म के, जैसे रोज़े हो गए, ईद हो गई, चांद रात हो गई, बड़ी ईद हो गई, छोटी ईद हो गई, तो फैमिली को खामा खा मिस करते हैं।
इन ख्वाजा सराओं से अपनों ने मुंह मोड़ा तो फरजाना नामी ख्वाजा सरा ने इन्हें गले लगाकर अपनाया। फरजाना, जो इनके लिए गुरु का दर्जा रखता है, हर हफ्ते अपने बरादरी के लिए अफ्तारी का एहतमाम करता है। कि ये हमारे बच्चे हैं, जैसे मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ तो ये दर्द मुझे भी है और मुझे इसका बहुत मुझे महसूस होता है ये कि ये भी अपने घरों से दूर है, तो हम एक साथ होते हैं तो हमारा ये गम जो है वो दूर हो जाता है। माह रमज़ान में ख्वाजा सरा भी दूसरे मुसलमानों की तरह रज़ा इलाही के हुसूल के लिए इबादत समेत अफ्तार पार्टियों का खास एहतमाम करते हैं, जहाँ साथी ख्वाजा सराओं से मिलकर अपने खानदान से दूरी का गम बुलाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। थैंक यू अबू बकर। और नाइस रिपोर्ट, मुझे अच्छा लगा, लेकिन दुख भी होता है कि व्हाई कैन नॉट दे बी विद देयर फैमिलीज, यू नो, फैमिली निकाल देती हैं। कब वो दिन आएगा जब अगर आपके घर इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो गया है तो आप उसको घर में रहने दें, अपने बहन भाइयों के दरमियान पले, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसका सहारा बने, उसको माशरे का एक फ़ाल शहरी बनाएं। ये जिम्मेदारी वालिदैन की है, वालिदैन से पूछो। मतलब ये बात हुई ना कि अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल ही हाथ धो बैठना कि इसको दे दो, यानी वी डोंट इवन वांट टू नो कि इसका क्या करना है। तो इतना बड़ा फर्ज जो औलाद की तरबियत का, उसको पालने का, उसको छोड़ रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं, किसके लिए? दुनिया वाले क्या कहेंगे की खातिर। दुनिया क्या कहेगी। खैर, अच्छा, कुछ दिनों से आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ सिंध में, कराची में शदीद किस्म की गर्मी और हमें टेंशन होना स्टार्ट हो गई है, तो लिहाजा हमने सरदार सरफराज साहब को दावत दी कि हमसे ज़रा के बात करें, वो बताएं कि क्या होने वाला है महकमा मौसमियात से। सरदार साहब, सिंध भर में अचानक गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू होगी और कराची में तो पारा 40 के करीब जा पहुंचा और बड़ी टेंशन स्टार्ट होगी क्योंकि पिछले कुछ महीने बड़े ही ज़बरदस्त गुजरे हैं। तो क्या ये मामूल की मौसमी तब्दीली है या इसे हीट वेव आप कहेंगे? हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? नहीं, देखिए सेंट्रल और अपर सिंध में टेम्परेचर बढ़ गए हैं ज़रूर। वहाँ पर कल लाड़काना में 44 तक पहुँच गया था, तो उस मतलब ये 2 से 3 दिन का वो है, एक तरह से स्पेल है, हॉट स्पेल है। कराची में तो खैर 36 तक ही गया है टेम्परेचर और परसों 37 चला गया था, लेकिन 36, 37 इसी 35, 36 या 37 इसी रेंज में रहने का इम्कान है। 40 तक अप्रैल के दिनों में कराची में जाने का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता सेंट्रल और अपर सिंध में वहाँ के तो नॉर्मल टेम्परेचर जो अप्रैल के होते हैं ना, वही 39 और 40 के दरमियान के होते हैं ज़्यादातर जगहों पर, तो नॉर्मल से वहाँ पर ऊपर है कुछ जगहों पर। और वो ये स्पेल जो है 17 अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद फिर ये सब साइड कर जाएगा। फिर 23 के बाद जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता होगा उसमें गर्मी बढ़ जाएगी। सर, ईद के दिनों में क्या तवक्को रखें शहरी? कोई बारिश वारिश हो सकती है? मौसम सुहाना होगा या नहीं? नहीं, बारिश की तो कोई तवक्को नहीं है, कराची में कोई इम्कान नहीं है। ये जो वेस्टर्ली वेव आज से दाखिल होगी बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में, तो उसके इन्फ्लुएंस में अपर सिंध के कुछ इलाकों में सखर, लाड़काना, जैकोबाद, दादू और नवाबशाह वगैरह की तरफ कहीं थंडरस्टॉर्म और कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। कल और परसों 2 दिन वक्फे से आफ्टरनून में ज़्यादा चांसेस होते हैं बिल्डअप होकर। कराची में बारिश का ऐसा कोई इम्कान नहीं है और मौसम कराची में कदरे बेहतर रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। लेकिन चूँकि अब अप्रैल का आपको वस्त अप्रैल के बाद ह्यूमिडिटी का फैक्टर बढ़ जाता है, तो उसकी हवा में नमी का तनासुब जो है वो अब 50 से 60% एवरेज रह रहा है दिन का तकरीबन, तो इस वजह से गर्मी फील ज़्यादा होती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात ये पहले भी बता चुका है कि इस बार गर्मी का मौसम जो था वो थोड़ा लेट आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिद्दत भी कम होगी। तो काश आप हमें ये भी कह देते कि कम ही होगी, लेकिन क्या मई, जून, जुलाई ये जो मौसम होते हैं इनमें मज़ीद हम गर्मी देखेंगे, कोई हीट वेव सिचुएशन बनेगी? जी बिल्कुल, मई और जून जो आपको पता है कि गर्म तरीन महीने होते हैं, न सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही 2 गर्म महीने होते हैं। और इसमें दूसरा फैक्टर ये होता है कि जनूब मगरबी हवाओं के ज़्यादा बहाव या फ़्लो की वजह से नमी का तनासुब बहुत बढ़ जाता है, तो बहुत तंग करने वाली गर्मी होती है मई और जून में। तो लकीली जो मार्च गुजरा है और अप्रैल भी अब आधा तकरीबन गुजर गया, तो इन पूरे दिनों में वेस्टर्ली वेव एक के बाद एक आती रही जो मुल्क में अच्छी बारिशों का बायस बनी, तो उसके ज़रिए असर टेम्परेचर्स कम रहे। अभी तक कोई खातर ख्वाह गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन अब अप्रैल का आखिरी हफ्ता जो है वो या आखिरी अशरा कह लें आप, वो सेंट्रल और अपर सिंध और जनूबी पंजाब उन इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन हीट वेव को आप रूल आउट वही नहीं कर सकते। मई और जून 2 ऐसे महीने में होते हैं कि जिनमें हीट
हीट वेव का इम्कान रहता है। भाई गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। और गर्मी में गर्मी पड़नी चाहिए, सर्दी में सर्दी पड़नी चाहिए। इसी से हमारा, आपको पता ही है ना, ज़राअत का सारा सिलसिला, सारा निज़ाम जुड़ा हुआ है। गर्मी अच्छी पड़ेगी, धूप अच्छी पड़ेगी तो आम की फसल अच्छी होगी, एक्सपोर्ट करते हैं लोग। गर्मी पड़े ज़रा कम पड़ जाए, सर्दी में सर्दी पड़े ज़रा बहुत ज़्यादा शदीद ना हो। मतलब ये दुआ भी, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये मौसमों के तब्दीली आती है ना, जैसे कि आम रिक्वायर, मैंगो सीजन में रिक्वायर बहुत ज़्यादा गर्मी, ऑब्वियसली धूप कड़क निकलेगी तो फिर हो जाए ओके फाइन, बिकॉज़ फसलें अच्छी होती हैं। ज़ाहिर है अभी जो बारिशें हुई हैं, गंदम की कितनी फसल को नुकसान पहुंचा है, बहुत से लोगों की फसलें मुतासिर हुई हैं। खैर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बातें हो गई हैं। नहीं, हम जरा बातें कर रहे थे। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। अच्छा जी, हालिया सालों में आपको बता दें कि पाकिस्तान में सीरियस थिएटर जो है वो काफ़ी फ़रोग पा रहा है। इनफैक्ट बहुत से हमारे पास आते भी हैं, बताते हैं, बड़ी अच्छी टॉपिक्स भी होते हैं। तो नई तरह की प्लेस में एंटरटेनमेंट का फैक्टर तो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज भी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब कॉमेडी होती है, सटायर भी होता है, मतलब, लेकिन उसमें कोई संजीदा पैगाम भी होता है। मतलब इट्स नॉट ऑल फ्लफ। या फिर पैगाम नहीं भी होता, मैं कहता हूँ पैगामात में भी नहीं जाते। माशरे के संजीदा इशूज़ को हाईलाइट ज़रूर किया होता है, अगर कोई पैगाम भी ना दिया जाए, क्योंकि पैगामों वाली चीज़ ना मुझे भी कोई अट्रैक्ट नहीं करती। खैर नहीं हाँ, और पैगाम देने का भी वैसे तरीका होता है जो कि हमें बताएंगे मोइन कुरैशी साहब, क्योंकि एक नया ड्रामा है विच इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन, और उसके बारे में हमें यही बताया जा रहा है और उसका टाइटल है आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। ड्रामा नवीस मोइन कुरैशी, क्या हाल है आपका? वेलकम टू पाकिस्तान। सर बताइए, आप आई एम श्योर कि आप दहाइयों से इस शोबे से एसोसिएटेड हैं, एडवर्टाइजिंग और ये थिएटर से, लेकिन ये पर्टिकुलर जो आपने खेल लिखा है, ये अभी लिखा या पहले से लिख के रखा हुआ था और अब पेश करने का मौका मिल रहा है? हाउ डिड दिस हैपन? इसको अगर इस तरह से लें, मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब की ये गज़ल पढ़ी। जी जी जी, ये उनकी गज़ल की रदीफ़ है कि बिखर जाएंगे हम जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। तो हम कुछ स्टूडेंट्स थे कराची यूनिवर्सिटी के, सम 90s, 80s, लेट 80s में हमने एक ग्रुप यहाँ पे असलम अज़हर साहब की क़यादत में बनाया कराची में, दस्तक। तो उसमें काफ़ी सारे हमारे दोस्त थे, या सानिया सईद हैं, मेरे ख्याल से साजिद हसन भी थे उस वक्त, अकबर जैदी हैं, काफ़ी लोग, डॉक्टर अकबर जैदी एंड ऑल दिस। तो ये कॉन्शियस लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये बनाया, और इट वाज फॉर्म्ड अंडर प्रोग्रेसिव राइटर्स यूनियन के उसके ऊपर। सही। और उस पर चलता रहा कि कम से कम हमारा ये बिलीव उस वक्त भी था और अब भी यही है कि राइटर का कलम उसका एक हथियार होता है जिससे वो लड़ता है सोशल एविल्स के ख़िलाफ़, चीज़ों के ख़िलाफ़। राइटर हो, एक्टर हो, फ़नून लतीफ़ा से जितने लोग हैं, वो अपने अंदर एक दर्द कैरी करते हैं सोसाइटी का, जो उनको मिलता है, और उसको एक सॉल्यूशन के तौर पर वो आगे हथियार के तौर पर उसको यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट देयर एगोनी और सोसाइटी की। ये जब गज़ल पढ़ी तो उस वक्त ये था कि यार ये कितना रेलिवेंट है कि हमारे अराउंड रोज़ एक तमाशा होता है, रोज़ एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब हमने उसकी डीप, हम लोग उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं करते, हम लोगों का मॉडर्न एक तरीका है कि हम उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। अच्छा, यस, इम्प्रोवाइज़ के नतीजे में चीज़ें बनती हैं। फिर हमने एक ग्रुप बनाया मुख्तलिफ़ लोगों को और हमने इस इम्प्रोवाइज़ करनी शुरू की सोशल चीज़ें। तो उसमें हुआ कि तय हुआ कि यार एक मोहल्ला लिया जाए, उस मोहल्ले को एक तमसील के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे लिया जाए। तो वो क्या होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, उसमें पान वाला भी है, जो पान की दुकान से जो चीज़ें स्प्रेड होती हैं, और इसी तरह मतलब मीडिया से पहले तो सेकंड थर्ड कम्यून पे यही लोग हुआ करते थे, जो कम्युनिकेट करते थे चौपालों में बैठ के, और फलां ठेले वाले या कहीं थड़ों पे बैठने वाला, पान वाले हैं। उसमें एक पठान है जो कराची जैसे शहर में एक बहुत हाइट पार्क है, उस होटल पे नौजवान बैठते हैं। कराची का एक लड़का कम से कम एक चाय तो ज़रूर पीता है वहाँ जाकर।
क्योंकि घर छोटे छोटे होते हैं, वहाँ बैठ के कोई गंदा जोक शेयर नहीं कर सकते, दोस्त के साथ खुल के बात नहीं कर सकते, तो एक काइंड ऑफ हाइट पार्क। तो हमने सारे और सहाफ़ी तो ज़रूरी चाय पीता होगा, वो है तो उसमें एक रोल भी है एक सहाफ़ी का। हमारे जाने माने सहाफ़ी हैं, जब लोग देखेंगे उनको तो पहचान भी जाएंगे। तो ये सब वहाँ पर आते हैं और उस मोहल्ले में एक मस्जिद भी है। उसमें कंपोनेंट में सारी चीज़ें हमने ये रखी कि क्यों ना हम एक्सट्रीम पे जाएं। एक तो ये होता है ना गुड एंड बैड, बेहतर ये होता है आइडियल गुड, एक्सट्रीम गुड और एक्सट्रीम बैड को टकरा दिया जाए। जब उनके दरमियान से चीज़ें निकलती हैं तो बहुत ही सोशल स्टीरियोटाइप को यूज़ करते हुए उन चीज़ों को तोड़ती भी हैं। मसलन मैं बहुत बड़ी दाढ़ी रखकर घूमता हूँ, लेकिन हो सकता है अल्लाह के नज़दीक वो आदमी ज़्यादा अजीज़ है जो मेरे सामने रखता है जिसके पास एक पूरा गेटअप नहीं है। और इस तरह बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हमारे सोशल टैबूज़ हैं कि जिन्हें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, तो ये इस सारे में बड़े आपने अभी जिक्र भी किया है और बड़ा डेप्थ है इसमें, जो आपसे ब्रेक में भी बातें हो रही थी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ ए ट्रिब्यूट। ये बताएं, क्योंकि इमरान असलम साहब, मदीहा गौहर, बड़े नाम हैं। जब हमने ये शुरू किया तो हमने कहा यार इसकी टारगेट ऑडियंस होगी क्या है इसकी टारगेट? हाँ, हमने टारगेट ऑडियंस ये रखा कि हम इसको पब्लिक के लिए करें, हम गेट मनी पे ना जाएं, गेट मनी हम मिनिमम रखें और कम से कम वो लोग, जैसे हबीब यूनिवर्सिटी है उसके पूरे स्टूडेंट का एक थिएटर का ग्रुप है, IBA का एक है, और दूसरे सारे ये बच्चे जो बेचारे छोटी छोटी चीज़ों के लिए करते हैं वो आएँ, वो इवन स्टूडेंट कार्ड पे आएँ। हम ये मिनिमम 100, 200, 500 रुपये उनकी फ़ीस रख दें जो अफोर्डेबल हो। हम खर्चा उसका पूरा करें ब्रांड से। हम ब्रांड के पास भी गए हैं तो हमें ये पता चला कि ये तो मुल्क में पॉलिटिकल सटायर तो इतना आसान नहीं है करना। तो हमने कहा ठीक है फाइन, क्योंकि हमारी और फिर आप पॉलिटिकल इंटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है कि ब्रांड्स भी डर गए। और इसीलिए मैं कह रही थी आप फिर वो लोग भी देखें और ये खुशी होगी अगर वही लोग जाएं जो इस चीज़ को समझ पाएं और ये ना हो कि कीड़े ना ढूंढे ना बीच में, वरना वो तो बहुत है हमारे। देखिए, हम लोग जिस कबीले से हैं तो हमारा तो ये है कि कीड़े ढूंढने दें लोगों को, इसी में से रास्ते निकलते हैं। हमने तो ये भी चाहा है कि हर फैक्शन से, इवन इस्टेब्लिशमेंट से लोग आए बैठे। हम सब, ये हमारा है, हमारी धरती है, हमारे दुख है, हम सब रहते हैं, हम सब रहते हैं और हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। हम हंसेंगे भी, लड़ेंगे भी, रोएंगे भी, लेकिन एक रास्ता हम इंशाल्लाह पकड़ लेंगे, निकाल लेंगे। यही रास्ता निकालने की कोशिश भी हो रही है आजकल। ये कब है, ये डेट्स बता दें ताकि ऑब्वियसली 30 अप्रैल एंड 1 मई है। ओके। और वो भी इसलिए कि आर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। मैं उनको ट्रिब्यूट में इस शहर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ है, स्पेशली अहमद शाह के रूप में। अहमद शाह का दौर में ऐसा लगता है कि आर्ट्स काउंसिल में एक नई जिंदगी है। ओ यस, देखें आज मैं ये प्ले कर रहा हूँ जिसको अहमद ने खुद कहा था यार अहमद मुश्किल हो जाएगी, उसने कहा लेकिन यार ये कम्युनिकेट इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, गो फॉर इट। और आर्ट्स काउंसिल ने हमें तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें की हैं, जस्ट के एज अ कॉज हम कर रहे हैं और इसके अंदर हम कोई पैसे वसूल नहीं कर रहे हैं। हाँ चलिए, हम ज़रा ब्रांड्स को यहाँ मुखातिब करके कह दें कि एक ज़बरदस्त प्ले आने वाला है कराची में। आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा? 30 अप्रैल और 1 मई को आप आके देखिए और उसके बाद फिर आवाम तक भी ये पहुँचाने के लिए आपकी मदद दरकार होगी। सो ये ब्रांड्स की मदद हमें चाहिए होगी इस प्ले को आवाम तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू मोइन साहब, थैंक यू। और कभी उन चीज़ों को भी इंडोर्स करें जिससे थोड़ी सी अगर आपको टेंशन हो रही हो कि इससे क्या हो सकता है, कैन सम थिंग्स नीड टू बी टेकन अप, हम कहते हैं। तो थॉट प्रोसेस को ट्रिगर भी होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही फ्लफ के साथ कितनी देर तक जिंदगी गुजरेगी, सर डेप्थ होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास एक, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है और ख़बर हमारे पास ये है कि मस्जिद नबवी में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पहुँचे हैं। उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी है। उनके साथ उनके अहल खाना आपको पता है मौजूद हैं। चंद दिन पहले उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचे थे, जहाँ मक्का मुकरमा में कुछ दिन गुजारे और अभी ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाज़िर हैं, जहाँ बड़े अहतमाम के साथ इनको, आपको पता ही है, हमने आपको अपडेट किया था, बुलाया गया है। पहले भी जो इन्विटेशन था इनका वो रॉयल इन्विटेशन था। ये शाही मेहमान के तौर पर यहाँ का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी है और सलाम पेश किया है। और इनके जो दीगर लोग हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो भी इनके हमरा
उम्रे की तस्वीरों में तो हमें नज़र आए थे। आई कैन नॉट रियली फिगर आउट द विजुअल अभी कि इनकी फैमिली में से कौन इनके साथ हैं। फुटेज ज़रा क्लियर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इतने फैमिली मेंबर्स गए हुए हैं तो सभी जाएंगे, जाहिर होंगे। सो या दिस इज़ द अपडेट फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, आपको पता है पूरे रमज़ान के दौरान ही पोलियो कैंपेन जो है वो चलता रहा है, तो वी वांट टू नो मोर अबाउट इट कि किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के कौमी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर शहजाद, इंसदादे पोलियो एक और मुहिम जो है शुरू की गई है, क्या ये रूटीन कैलेंडर के मुताबिक मुहिम है या फिर कोई खुसूसी तौर पर की जा रही है, और कब तक चलेगी, कहाँ कहाँ चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं आप हमें दें ताकि हमारे व्यूअर्स इसको सुने। जी, ये रूटीन कैलेंडर के मुताबिक ही एक कैंपेन थी। ये मार्च में शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि मार्च में सेंसस भी हो रहा था, तो वो इलाके जहाँ पे हमारी पोलियो टीमों के साथ सिक्योरिटी की टीमें होती हैं, उन इलाकों में हमने ये कैंपेन मार्च में पोस्टपोन कर दी थी एंड अब रमज़ान में शुरू की है। KPK में फेज़ 1 में हमने सिंध और पंजाब में ये कैंपेन कर ली थी, और अब 10 अप्रैल से कुछ इलाकों में और 14 अप्रैल से बाकी इलाकों में तकरीबन 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ KPK वी आर डूइंग दिस कैंपेन। डॉक्टर शहजाद, टारगेट क्या है इस मरतबा? कितने बच्चों को इस कैंपेन में आप लोगों ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने? जी, टोटल जो हमारा टारगेट था वो 21 मिलियन चिल्ड्रंस को 2 फेजेस में चारों सूबों से पिलाना था। उसमें से 16 मिलियन को हमने पंजाब और सिंध में कतरे पिला दिए हैं। 3.2 मिलियन चिल्ड्रंस को KPK में हम कतरे पिला रहे हैं, अब मुहिम स्टार्ट कर दी है। तकरीबन 1.5 मिलियन चिल्ड्रन जिनको हमने बलूचिस्तान में कतरे पिलाने थे, वो कैंपेन पोस्टपोन हो गई है क्योंकि बलूचिस्तान में सेंसस की डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो गई है, इसलिए वो बलूचिस्तान में हम ईद के फौरन बाद कैंपेन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये मामला जो है ओवरसी करते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो जो शिकायत आती थी कि बहुत से इलाकों में वालिदैन ताउन नहीं करते, क्या ये शिकायत कुछ कम हुई हैं और कोई इम्प्रूवमेंट आपने देखी है ओवर द ईयर्स? जी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है उन इलाकों में जहाँ पे ये हमें चैलेंजेस थे, लेकिन अगर आप कहें कि जी क्या ये चैलेंजेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए। कुछ अजला में साउथ KPK खासकर जहाँ पे जो बॉर्डरिंग अफगानिस्तान है, वहाँ हमें रिफ्यूज़ल्स, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मूवमेंट विद अफगानिस्तान, नोमैड्स की पॉपुलेशन की मूवमेंट और ख़वातीन वर्कर्स की अदम मौजूदगी जैसे चैलेंजेस का अभी भी सामना है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शहजाद बेग। कम है हुई है वैसे, लेकिन अफगानिस्तान से बॉर्डरिंग जो एरियाज़ है वहाँ पे अभी ज़रा है कुछ मसला। दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह वी कैन सी यू टुमारो।